अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि इलेक्शन में एक माह रह गया है लेकिन इलेक्शन का जोश व खरोश कहीं भी नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मुल्क में इंतखाबात का माहौल नहीं बन रहा। सिर्फ बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने किसी हद तक इंतखाबी मैदान को गरमा रखा है। रही मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ तो वो अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ है, लेकिन सबको हैरत मुस्लिम लीग नून के रवैये पर है जो ताकत के असल मराकज़ की खुशनुदी हासिल करने के बावजूद अभी तक खुलकर इंतखाबी मैदान में नहीं उतर रही। मुल्क की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो गुज़िश्ता 8 इंतखाबात में इलेक्शन से एक माह कबल पूरे मुल्क में गहमा गहमी और हलचल का माहौल नजर आता था, लेकिन इस बार मौसम की सर्दी ने गालबन सियासत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। नाज़रीन, 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक अपना रवायती इंतखाबी निशान यानी बल्ला वापस लेने के लिए अदालती जंग लड़ रही है। पेशावर हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के वकला ने अपने दलाइल दिए। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में इख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यह एतराज़ किया कि तैनाती सही नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं कराए। पीटीआई पर यह भी वाजे किया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर निशान वापस लिया जा सकता है। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत में भी तहरीक इंसाफ के वकला का रवैया वही रहा जिस पर काफी दिनों से पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही है। बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर 3 घंटे की ताखीर से अदालत पहुंचे। अदालत ने 3 घंटे तक उनका इंतजार किया। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ के वकला की संजीदगी का यह आलम है कि वो अहम तरीन केसेस में भी वक्त पर नहीं पहुंच पाते, और दूसरी तरफ मेरे कप्तान की कानूनी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तोशाखाना केस में मेरे कप्तान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और 190 मिलियन पाउंड केस में 17 जनवरी को उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इनकी तहाई अहम पेशरफ्त यह है कि 9 मई के वाकयात में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, जो वाज़े इशारा करती है कि उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ नून है जिसकी तसल्ली ही नहीं हो रही और तहरीक इंसाफ को अभी भी लाडला करार दे रही है। जब मैं ये बात करता हूँ सहूलतकारी आज भी मौजूद है। मैं 2-4 मिसालें दे रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? एक छोटी सी खबर लगी, खत्म हो गई। कहां कहां किस किस की सहूलतकारी हो रही है ये तो सब देख ही रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अपने गैर संजीदा रवैये से किसकी सहूलतकारी कर रही है। तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी मुश्किलात और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी जलसों के इनेकाद में गैर मामूली ताखीर पर हम 5 सवाल पूछते हैं। नंबर 1, इलेक्शन में 1 महीना रह गया है। सफीरों की पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन इंतखाबी मैदान में गहमा गहमी क्यों नजर नहीं आ रही। सवाल नंबर 2, बानी तहरीक इंसाफ और उनकी एहलिया पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके अलावा GHQ हमला केस में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। फिर भी मुस्लिम लीग नून क्यों इल्जाम लगा रही है कि इमरान खान के लिए आज भी सहूलतकारी की जा रही है। सवाल नंबर 3, पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कम हो गया है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 76% से ज्यादा लोगों के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ सब पर तकीद किए जा रही है। क्या तहरीक इंसाफ इंतखाबात मुतनाज़ा बनाने की कोशिशों में है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ अपने रवायती इंतखाबी निशान के लिए अदालती लड़ाई लड़ रही है। अगर कल पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता तो तहरीक इंसाफ का प्लान भी क्या हो सकता है? अगर बल्ला बैलेट पेपर पर नहीं होगा तो फिर इसका मुतबादिल क्या होगा? सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ के लिए इक्तदार में वापसी के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से 21 अक्टूबर के बाद कोई बड़ा जलसा नहीं किया गया। क्या मुस्लिम लीग नून जरूरत से ज्यादा किसी पर एतमाद कर रही है या उनको भी यकीन है कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो रहे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद से ये शो आज हम मुनक्किद कर रहे हैं एंड आई एम वेरी लकी। मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंचोता साहब, आप तो बल्कि कैंडिडेट भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, या नहीं है? अब नहीं है? नहीं, उम्मीदवार हूँ जी। आप अभी भी उम्मीदवार, तो फिर रहनुमा हुए ना फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वकील नहीं कहना जो मर्जी है, लेकिन रहनुमा भी आपको कहना चाहिए, कोई मसला नहीं, रहनुमा भी आपको कहना चाहिए। लेकिन नाज़रीन असल कहानी ये है कि 1 महीना रह गया है इलेक्शंस के अंदर, बल्कि 1 महीने से भी कम ही बल्कि मुझे कहना चाहिए, अब तो 1 महीने से भी कम रह गया है। लेकिन वो रिवायती गहमा गहमी क्यों नजर नहीं आ रही? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सारी जमातें कह रही थी सिवाय मुस्लिम लीग नून के। लेकिन आज हमने बयान देखा मियां जावेद लतीफ साहब का, उन्होंने भी कह दिया है कि जनाब अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तारड़ साहब किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? कौन सा ऐसा रोलर फेरा जाए जिससे फील्ड लेवल हो जाएगी? क्यों नाराजगी है अभी तक मुस्लिम लीग नून की? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहली बात ये कि गहमा गहमी इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि कैंडिडेट्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग है और उनकी जो फाइनल होने हैं नाम, तमाम जमातों की तरफ से अभी लिस्टें आवेजा नहीं की गई कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हलकों में वो कौन से उम्मीदवार उतारेंगे। हमने एक एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज की, हमारे कायद ने बजाते खुद हर एप्लीकेंट को बुला के सुना जिसने अप्लाई किया था, और अब तकरीबन मेरा ख्याल है कल या परसों वो लिस्टें आवेदन कर दी जाएंगी क्योंकि टिकट अवॉर्डिंग लास्ट डेट भी अप्रोच कर रही है। तो जैसे ही उम्मीदवार फाइनल होंगे तो गहमा गहमी हो जाएगी। मैंने तो कैंपेन शुरू कर दी है। अच्छा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। मुझे बिल्कुल ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जिसने कोई जुर्म किया है, कोई किसी केस में मतलूब है, ये नहीं हो सकता कि आप FIR कटी हो, आप कानून के सामने पेश ना हो, रुपोश हो जाएं या भाग जाएं और फिर नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आप आ जाते हैं। तो कानून का सामना किसने करना है? यानी ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप पे अगर कत्ल का, डकैती का, अगवा बराए तवान का पर्चा हो या कोई रेप का पर्चा हो खुदा ना खास्ता, तो आप उसको फेस ना करें। मगर आप जब नॉमिनेशन की बारी आए तो आप कहें कि जी मैं बगैर कानून को फेस किए जो है वो इस प्रोसेस में शफाफ तरीके से एंटर होना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए जो केसेस मौजूद हैं उनको फेस करना पड़ेगा, जो जराइम किए हैं उनकी सजा भुगतना पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मौजूद है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप जुर्म करके उसके पीछे छुपना चाहें इलेक्शन के प्रोसेस को एक बहाना बना के। ये मुमकिन नहीं हो। नईम साहब, आपकी पार्टी की जानिब से ज़्यादा ये कंप्लेन की जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। मैं एक लिस्ट आज मेरे सामने ये पड़ी हुई है, शेर आफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, जुबैर न्याजी, रेहाना उमर डार, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब, उसामा हमजा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन। एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों के पेपर्स रिजेक्ट हुए थे लेकिन उनको रिलीफ मिल गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल गई है सर या नहीं मिली है? अभी भी नहीं मिली। बहुत शुक्रिया जी मंसूर साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है, इनका मौक़िफ़ देखें PMLN का या बाकियों का, और सरकार का मौक़िफ़ देखें। एक डॉक्यूमेंट्री भी आपने देखा कि PTV के ऊपर चली, तो उसके अंदर ये जस्टिफाई किया गया है कि अगर लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं या लोग घरों में पुलिस दाखिल हो रही है, औरतों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, या जमशेद दस्ती की बीवी को नंगा किया जा रहा है, या 3MP के तहत बार बार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, या जलसों में पानी छोड़ा जा रहा है, या PTI का झंडा उठाने की इजाजत नहीं है, तो लिहाजा ये जो जमशेद दस्ती साहब वाली बात की है, आप इसको 100% बैक कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। ये हुआ है इस तरह? बिल्कुल हुआ है जी। आप लोगों ने पूरी तरह वेरीफाई किया? बिल्कुल पूरी तरह वेरीफाई किया है। अब आप ठीक है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपकी रिस्पेक्ट। और देखें इस तरह के वाकयात आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, जिसकी हज़ारों वीडियोस जो हैं, अगर चीफ साहब नहीं देखते तो पूरी कौम तो देख रही है ना, जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि जनाब क्योंकि इनके केसेस हैं तो लिहाजा इनके ऊपर तशद्दुद भी होगा, इनको 3MP के तहत गिरफ्तार भी किया जाएगा। अगर 6 महीने पहले कोई FIR है उसमें भी इन्हें नामजद किया जाएगा। अदालत हुक्म देगी तो फिर भी इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत ये कहेगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपको छोड़ दिया जाएगा, तो उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दी जा रही है। हम हैरान हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके लिए कारपेट बिछाए गए, इनके लिए स्पेशल मुकदमा ये लगा जिसमें ताहयात नाइली को ख़त्म करने के लिए वो समात चलती रही पूरा दिन।
और आप ये भी देख लें, जो शॉर्ट लिस्टों की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि गुजरात में मरीम नवाज साहबा ने जलसा किया, 70% हॉल खाली था। लाहौर में जलसा किया गया, इमरान खान के नारे लगते रहे। जिस तरह लोगों को लेकर गए, उन्होंने तमाम हकीकत एक्सपोज कर दी। लिस्टों की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने जब ये पहले हमारे जो टिकट्स के हवाले से जब डेट पहले पंजाब और केपी में सारा सिलसिला चल रहा था इलेक्शंस के हवाले से, उस वक्त उन्होंने भी लिस्टें बनाई थी, लेकिन आप देखते थे कि हर रोज़ जलसा हो रहा होता था। हर रोज़ एक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में जलसा, और लाखों लोग आते थे। उसके बावजूद आपने देखा कि हमारा लिस्टों के हवाले से तो कोई हर्डल नहीं है। मसला यह है कि आवाम में जा नहीं सकते, कोई मैंडेट नहीं है, कोई नून लीग आप कह रहे हैं आवाम में नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं जा सकती। अच्छा, अगर ये जा सकती होती तो हर शहर में आपको जलसे नजर आते, क्योंकि जब ये गए हैं तो आगे से रिस्पांस, मैंने पहले भी बताया कि 70% जब हॉल खाली होगा, आप वहां पर MNAs और MPAs को शोकाज भेजेंगे या उनसे जवाब तलबी करेंगे कि भाई लोग क्यों नहीं आए। लोगों के ना आने की वजह यह है कि जो आपने काम किया है तीनों अदवार में, और जो मुल्क के अंदर जुल्म जबर हो रहा है उसके ऊपर आप एंडोर्स कर रहे हैं। तारड़ साहब कह रहे हैं मैं हल्के में जा रहा हूं, मैं कैंपेन कर रहा हूं, बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रहा हूं। सर वो जा रहे हैं, वो आपके सामने देखें कैंपेन कर रहे हैं, बात जलसों की हो रही है, कोई दिखाएं जहां पर ये गैदरिंग उस तरह से हुई हो कि एक मरवत वाला भी कोई इन्होंने इस तरह का कोई प्रोग्राम भी किया हो। अच्छा, कि उसने अगर KP में 2, 4, 10 किए हैं तो उस तरह का कोई एक इनकी वीडियो दिखा दें कि इन दिनों में आई हो। क्योंकि बात यह है कि पॉपुलैरिटी नहीं है, वोट नहीं है, और हमला किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर बल्ले के ऊपर जो है सियासत की जा रही है, लोगों के ऊपर मुकदमे बनाकर की जा रही है। बल्ले पे ये कागजों में उलझे रहे हैं, ये कागजों में उलझे रहे हैं, हम कैंपेन करते रहे। अभी तक देख लें कि बल्ले वाला मामला डिसाइड ही नहीं हुआ। और ये मामला कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं वो सर पर आया हुआ है, और ये सारा दिन यही तकरीरें करते रहते हैं कि इमरान खान को अंदर डाला है, 9 मई वाले हैं। इन्हें पता है कि सबसे बड़ी जमात के जो सरबराह और बड़ी पार्टी, अगर उसको साइड पर करना है तो फिर ये समझेंगे कि शायद धांधली के जरिए उस तरीके से जो डील की गई है उस तरीके से हम कवर किया जा सकेगा। अतर साहब ये जो बल्ले की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने सरप्राइजेस मिलने थे क्या वो मिल चुके हैं, या आपके ख्याल में बल्ला अब गया हाथ से? प्रेडिक्शन मैं आपकी पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक तो मामला सब जुडिस है, मौजूद अदालत जो मुनासिब समझेगी वो फैसला करेगी, पर बल्ला तो वैसे इनसे पहले, लेकिन इनको तो एतमाद नहीं है ना अदलिया के ऊपर। इन्होंने कहा कि नहीं, इनको थोड़ा एतमाद है, थोड़ा नहीं है। ये क्या, ये थोड़ी खुशी थोड़ा गम, ये थोड़ी खुशी थोड़ा गम के मरवत साहब वहां बैठ के अपनी बात करते हैं, दूसरे लोग अपनी बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा इनका आपको लगता है। अब जहां तक बल्ले का ताल्लुक है, बल्ला तो इनसे ले लिया गया ना। अब जो इस मौके पे क्या एक सियासी जमात जो इलेक्शन में जाने वाली है वो अदालतों में भाग रही है, इधर जा रही है, तो वो डैमेज जो हो रहा है वो तो हो चुका है। अब बल्ला इनको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बहस है। दूसरी बात यह है कि कुछ फिर थोड़ा सा अपने भी इनको तर्ज अमल पे देखना पड़ेगा। पंजोता साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज पेशावर हाईकोर्ट में मोजिज जज साहिबान बार बार पूछ रहे थे कि जी PTI के वकला किधर है? 3 घंटे लेट। भाई आप कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल इस बल्ले के साथ जो है मशरूत है, और आपकी संजीदगी का आलम यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफर साहब 3 घंटे लेट पहुंचे। भाई आपको नहीं पता, या तो आप यूगोस्लाविया में थे ना गुज़िश्ता रात को, आप रात पहले चले जाते उधर, चले, आपको पता था कि इतना इंपॉर्टेंट केस है, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें। अच्छा, वैसे अतर साहब इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी, जो मेरे पास थोड़े से सोच से खबर है, कुछ लोग इस पे भी शक का इजहार कर रहे हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर शायद डिलिबरेटली सबोटाज कर रहे हैं इस स्ट्रगल को। नाम नहीं मैं लूंगा किसी का, लेकिन क्या आपको भी कभी कभार लगता है कि डिलिबरेटली सबोटाज हो रहा है? देखें, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं और मुझे पता नहीं है कि ये डिलिबरेटली हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, पर एट द सेम टाइम हमें एक और चीज भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी। जो पार्टी जिस चीज से गुजर रही है कि तमाम सीनियर क़यादत आपकी रूपोश है, आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है वो अदालतों से अगर जमानत होती भी है तो एक और मुकदमे में उनको पकड़ लिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हुआ, तो एक ऐसे माहौल के अंदर अगर आप ऑपरेट कर रहे होंगे कि जहां पे आपकी सारी क़यादत इतर बितर है, तो वहां पे कंफ्यूजन कहीं ना कहीं तो फिर आपको नजर आएगी। तारड़ साहब, बेहतर ना हो कि आप यहाँ पे ऐलान करें, नईम साहब को ऐलान करें कि जी करें खुल के, आपने जो जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, करें, और बल्ले के निशान पे आए, इलेक्शन लड़े, हमारे साथ कोई मसला नहीं, ताकि पूरी दुनिया में तासुर जाए कि जी ये पाकिस्तान का 2024 का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। जी, जेलों के सारे दरवाजे खोल दें, तमाम कॉन्विक्ट्स को, तमाम मुजरिमान को निकाल दें बाहर, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दें मुल्क के अंदर। मतलब ये एक अजीब मंतक है कि एक पार्टी आइन अपना अप्रूव नहीं कराती, इलेक्शन जो है अपना वो नोटिफाई नहीं करती, किसी को बताती नहीं इलेक्शन हो रहा है, उम्मीदवारों को मौका नहीं देती। इनका प्रॉब्लम ये है कि इतने लाडले रहे हैं
कि ये बिगड़े हुए बच्चे हैं कि जिनको कानून भी फॉलो नहीं करना, जिनको आइन भी फॉलो नहीं करना, मगर उनको लवाजमात सारे वही चाहिए जो उनको पहले मिल रहे थे। भैया आप लाडले थे किसी जमाने में, आपने मियां नवाज शरीफ को सदा दिलवाई अपने आप को फील्ड में लाने के लिए। प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ ना, हमारे तो सारे केस साबित हो गए कि वो झूठ पर मबनी थे। अब इन्होंने उस लाडलाइज्म में तोशाखाना के तहफ़ भी बेचे, इन्होंने इद्दत में निकाह भी किया, इन्होंने उसके बाद 190 मिलियन पाउंड की डकैती भी की, इन्होंने इलेक्शन भी अपने ठीक कराए। तो भाई आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें ना, किसी को दोष क्यों देते हैं? और ये फैशन बन गया इस मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ो, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, हम यहाँ पे एक नया एक बयानिया क्रिएट करते हैं। आप मुझे बताइए, जहांगीर तरीन को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था पीटीआई से, अलीम खान को एस्टेब्लिशमेंट निकाला था पीटीआई से। आपके लीडर ने अपने इक़्तिदार के जोम में, इक़्तिदार की एक अंधी हवस के अंदर उनकी बच्चियों तक पे पहुंचाए। ये वो लोग थे जो पार्टी ठीक सिमत में चला रहे थे, जो इलेक्टेबल्स को जानते थे, जो लोगों की इज्जत करना जानते थे, जिन्होंने इलेक्टेबल्स और ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियंस को बिल्कुल पीटीआई के अंदर कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। आपने स्पेस दी शहबाज गिल को बाहर भाग गया, आपने स्पेस दी शादात अकबर को बाहर भाग गया, आपने उन लोगों को स्पेस दी जिनकी पाकिस्तान की मिट्टी से ताल्लुक कोई नहीं था, और आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की अखलाकियात को तबाह करके रख दिया। आज आप फेवर्स मांगते हैं, आज आप मिन्नतें कर रहे हैं, आज आप तरले कर रहे हैं, तो किस चीज के लिए करें जलसे? किसने मना किया है? हम तो जलसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तारड़ साहब ये जलसे अभी तक क्यों नहीं हो रहे आपके मतलब तो महीने से भी कम रह गए, क्यों नहीं शुरू हो रहे? चैनल है, आप मुझे बताएं, एंकर अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, गेस्ट पैनल हम पहले बिठा दें, भाई क्यों बिठाएं? अच्छा। टाइम है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा, इसका एक टाइम होता है जब कैंडिडेट्स फाइनल होंगे, टिकट जारी होगी। देखिए मुझे टिकट जारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला कल परसों, मैं तभी जलसे में बुलाऊंगा ना। मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं गली मोहल्लों में फिर रहा हूँ, मैं कैनवैसिंग कर रहा हूँ, मगर लीडरशिप को मैं हल्के में तब बुलाऊंगा जब टिकट अनाउंस हो जाएगी। और टिकट किस पार्टी ने अनाउंस की है पाकिस्तान में, मुझे बता दें। किसी पार्टी ने अनाउंस की, उसका एक टाइम है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। और लेकिन तारड़ साहब आप लोगों ने बलोचिस्तान के टिकट्स तो अनाउंस कर दिए हैं, वो तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर रहे? बलोचिस्तान के अंदर मसाइल कम थे पॉलिटिकली। यहाँ पे एक इशू ये भी है कि हमने ग्रीवेंस रिडर्सल भी साफ करना है। अगर एक फरीक के हक में टिकट का फैसला होता है तो दूसरे फरीक को उसके साथ चलाना है, उसको मनाना है। और ये पंजाब की सियासत है, यहाँ पे जोड़ तोड़ की सियासत है। सीट एडजस्टमेंट आईपीपी के साथ, क्यू लीग के साथ, फिर अगर उससे आप बाहर आए तो फिर एमएनए एमपीएस की इक्वेशन होती है। यूसी चेयरमैन को हम इन कॉन्फिडेंस देते हैं, तो हमने बहुत चीजें देखती हैं बिफोर इश्यूइंग टिकट्स, और बड़ी अर्ग है, बड़ी मेहनत हुई है, और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी अनाउंसमेंट होंगी कल परसों। ये पचौथा साहब, ये आपने ये वाली जो एक्टिविटी है, जो हम पहले जलसे जुलूसों की बात कर रहे थे, चलें ठीक है वो नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं जी टिकटें आएंगी तो फिर हम कर लेंगे, आप देखिएगा हम कर लेंगे। लेकिन ये जो दूसरी एक्टिविटी है, सियासी जमातों से बातचीत करना, इत्तेहाद बनना, सीट एडजस्टमेंट्स होना, सर ये आप लोगों की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, किसी से आप लोगों ने बातचीत ही नहीं की अभी तक, आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए बात ये है कि सीट एडजस्टमेंट की ये जो बात कर रहे हैं, हर एक के साथ आज बड़ी मोहब्बतें और बड़ी जफियाँ डाली जा रही हैं कि शायद जो सीट एडजस्टमेंट करके तो वो सीट निकाल लें। ये सारी पार्टियां मिलकर इन्होंने 16 महीनों में जितना इनसे हो सका, एक तो इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनाने के हवाले से आपने देखा कि साइफर केस की अगर ये बात करें तो ये इन्होंने खुद बनाया। राना सनाउल्लाह साहब खुद कहते थे साइफर जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है, उसके बावजूद वो केस बनाया गया और उसके ऊपर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर एक शख्स ने की। इसी तरह से इद्दत के दौरान निकाह का केस मुफ्ती सईद साहब को जैसे ये लेकर आए और खावर मानका के ऊपर FIR हुई, उसे उठाया गया और फिर उसको जो है वहाँ पर मुद्दई बनाकर उसे दोबारा कंप्लेंट फाइल की गई, पहले वाली वापस ली गई। इसी तरह से अगर देख लें कि क्वेटा में वकील कत्ल होता है, यहाँ पर आधे घंटे में जनाब यही तारड़ साहब आकर बैठते हैं और कहते हैं कि जी वो कत्ल इन्होंने करवाया तो लिहाजा इनके ऊपर FIR हुई, क्योंकि वहाँ पर मुकदमा जो है वो एक चल रहा था, तो उस वजह उस मुकदमे का नोटिस ही नहीं इमरान खान को हुआ और उसके बाद नोटिस हो रहा है दूसरे दिन। उससे पहले ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जैसे पता चल गया था, खान को तो पता ही नहीं चला। ठीक, इसके बाद अगर देख लें तो दफ़ा 144 के ऊपर जो केसेस बने, सारे केसेस इसी तरह से हैं। अब रहेगी बात जेलों से निकलने की, जो बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम जेल से हमें निकालें या हमने इलाज करवाना है, हमने लंदन जाना है। जलसे क्यों नहीं कर रहे? ठीक है जी, जलसे क्यों नहीं कर रहे? कौन? आप लोग
वर्चुअल जलसे कर रहे हैं, वर्चुअली सारा कुछ कर रहे हैं, साइबर स्पेस में कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बाहर निकले सड़कों। देखें, ये बात बार बार प्रोग्राम्स के अंदर हमने कहा है कि 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन हर जगह के ऊपर दी, और शाम को अगर जलसा करने की हमने गैदरिंग की, वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी इन्होंने भिजवा कर लोगों को उठाया, जैसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, जैसे लोगों के ऊपर जुल्म सितम करवाया, जैसे IPP को ज्वाइन करते हैं और वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, 9 मई से भी निकल जाते हैं, उस सारे का बेनिफिट ये लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। देखें KP में किया ना आप लोगों ने, देखें KP में किया, वहाँ पर अगर आप देखें तो करक जो जलसा था उसमें 3 हमारे लोग जख्मी हुए, वहाँ पर गोलियाँ चली थी। इसी तरह से आप तमाम जलसों का रिकॉर्ड चेक कर लें, हर जलसा जैसे किया गया है कि एक जगह के ऊपर जलसे का अगर प्लेस रखी गई है तो फिर उस प्लेस को चेंज करना पड़ा और जाकर कहीं पे कॉर्नर में किसी जगह के ऊपर जाकर वो जलसा हुआ। और उस जलसे को करवाने के लिए जो हर्डल्स हुई कि पहले इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, फिर हाई कोर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हुई, फिर जाकर उन्होंने डायरेक्शन दी, फिर भी जलसा नहीं होने दिया, फिर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में गए। दूसरी तरफ देखें तो इनको तो प्रोटोकॉल हासिल है, इनको तो CCPU साहब सलूट मारते हैं, ये तो इश्तिहारी उस वक्त मुजरिम होते हैं, उसके बावजूद जो है एयरपोर्ट के ऊपर जैसे इनको प्रोटोकॉल दिया गया, कमीशन ने जैसे वहाँ पर सलूट मारे, आपने देखा कि जलसे में जैसे गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं, जिंदगी में किसी को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली जो सजा याफ्ता मुजरिम हो। ये कहते हैं हमें कि हम निकलना चाहते हैं, हम तो नहीं कहते कि हमें बाहर निकालें, हमारे ऊपर झूठे केसेस है, हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका मैदान जो आपके साथ जो मुकाबला है वो सियासी मुकाबला है, आप आए सियासी मैदान में आए, आप खुल के कैंपेन करने दें सबको, आप खुल के सबको जो है वो जलसे करने दें। आप क्यों घबराते हैं? फिर बल्ले का आपको इतना खौफ है, हर रोज बल्ले के ऊपर तकरीरें होती हैं। कभी किसी ने ये कहा है कि हम अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि हमारा चेक करो? कभी किसी ने तोशा खाना के हवाले से बात की है कि हम भी रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान जब से बना है 1960 से आई थिंक तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो स्टार्ट हुआ, उससे लेकर आज तक जब हाई कोर्ट में भी ये मामला टेकअप किया गया, क्या किसी ने रिकॉर्ड दिया है कि जिन जर्नल्स ने, जिन जनाब इन ब्यूरोक्रेट्स ने या बाकी जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने गाड़ियां और सारा कुछ लिया, उन्होंने कोई तफसीलात दी हो? ठीक नहीं देते। हम कहते हैं हमने लिए, हमने पैसे अदा करके लिए। जल्दी से मैं ताड़ साहब का एक बयान लूं, फिर मैंने वो अतर साहब के। जी ताड़ साहब का जवाब ये है कि अनोखा लाडला था जिसके काम भी अनोखे हैं। किसी लीडर ने इद्दत में शादी नहीं की, किसी की अनडिक्लेयर्ड बच्ची नहीं है, किसी लीडर ने ये ताड़ साहब ये जरा पर्सनल किस्म की चीजें सर, इसको ना डिस्कस करें टीवी के ऊपर, सियासत के ऊपर बात करें। नहीं मंसूर साहब, ये केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में सर। वो बात ये है कि ताड़ साहब बात पता है ये इससे पर्सनल डोमेन में आप जाएंगे ना, फिर हर तरफ से इस किस्म की बातें आना शुरू हो जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। जी नहीं मंसूर साहब, पॉलिटिक्स ही है ना। चलें, क्या बुशरा साहिबा इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिक्स में? क्या पॉलिसी डिसीजन नहीं करती थी? मुझे कोई लीडर बता दें जिसने खाना के तहत बेचे हों फॉर प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए घर ले जाके बेच दिए हों, ब्लैक मार्केट में बेच दिए हों। लोग तोहफे लेके जाते हैं सुवेनियर्स के तौर पे, मोमेंटोस के तौर पे, यादगारों के तौर पे। मुझे एक सियासतदान बता दें जिसने कारोबार घर में लगा लिया हो कि ये तोहफे बेचने हैं। आप देखिए ना, आपने अनोखे जराइम किए हैं क्योंकि आप अनोखे लाडले थे, भुगतना भी आपको अनोखा जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। मैं ताड़ साहब वैसे मेरी आगाही के लिए, ये तोशा खाना का जो तोहफा है, अगर एक तोहफा है जिसकी पेमेंट हो चुकी है, मैं बिकॉज मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी क्लैरिटी, उसे बेचा नहीं जा सकता आप कह रहे हैं? सर बात यह है कि अगर एक तोहफा है 10 करोड़ का, आप उसकी वैल्यू 2 करोड़ लगवाते हैं, सरकारी खजाने में 1 करोड़ जमा करते हैं, ब्लैक मार्केट में 5 करोड़ का बेचती है। ये किया इन्होंने, अंडर वैल्यू करवाए, अंडर वैल्यू करवा के उसकी आधी रकम जमा कराई सरकारी खजाने में और 15-20 गुना ज्यादा कीमत पे बाहर बेच दिए। तो ये तो इतना, एक मैं क्या कहूं, यानी चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से। ठीक। ये अतर साहब अगर इस तरह के केसेस हैं तो ये तो बड़े जेन्युइन केसेस हैं ना, फिर तो मतलब इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनको तो पकड़ सही होनी, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी कुछ बातें हैं जो तारड़ साहब ने की हैं जिसकी वजह से मेरे जैसा जो नून लीग का नजरियाती कारकुन भी है वो भी थोड़ा सा परेशान होगा। नून लीग का नजरियाती कारकुन है तारड़ साहब, एक वोट बढ़ गया आपका। मसला ये है कि इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे बंदों को फारिग कर दिया। ये वो जहांगीर तरीन और अलीम खान है कि जिनके हवाले से हमारे भाई जो तारड़ साहब हैं, ये मसलसल इन्होंने 3.5 साल जो है ना उनके नाम के ऊपर इन लोगों ने सियासत की और बयानियां बनाया। शुगर माफिया
ये चीज वो चीज। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का इतना बड़ा जुर्म है कि इन दोनों शख्सियात को निकाल दिया और उन्हीं दोनों को इन्होंने साथ शामिल कर लिया। इसी तरह जो ओन चौधरी साहब थे, उनके हवाले से तारड़ साहब को खबर आई थी कि ओन चौधरी हमारा भाई है, अभी अभी खबर आई है। तो ये सारे मामलात हैं। देखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक तोशा खाना का ताल्लुक है, किस किस ने वहां से गड़ियां ली, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई ठीक बात है, ये गलत बात है। इसमें सहाफियों के नाम भी हैं और नून लीग की क़यादत भी है। किसी की 7 गड़ियां, किसी की 6 गड़ियां हैं। या तो ये होना कि ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 6 गड़ियां रखें, अपने सामने बताएं कि ये मेरी गड़ियां। इसमें सहाफी भी हैं, जिन सहाफियों के नाम हैं उनसे भी पूछें उनकी गड़ियां किधर हैं, उन्होंने बेची हैं या नहीं बेची। ठीक है, तो या तो हो ना कि आप अपने तोहफों का रिकॉर्ड दें, तो फिर तो आप दूसरे का पूछें। ठीक है, बाकी ये है कि ये एक मॉरल जो चीज़ है, मैं उससे एग्री करता हूं तारड़ साहब से कि जो हमारे हुक्मरान हैं, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 2 करोड़ की चीज़ लेके 8 करोड़ की बेच दें, चाहे वो खान साहब बेचें। जिन सहाफियों की आप बात कर रहे हैं वो आपके दोस्त भी हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा, वो आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मेरे तो सारे ही सहाफी दोस्त हैं, पर मेरा मतलब जिन्होंने ली हुई है गड़ियां, वो भी दिखाएं ना फिर अपनी गड़ियां, किधर है उनकी गड़ियां। ठीक है। तारड़ साहब, ये जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के हवाले से सर आप हमें 3 साढ़े 3 साल बताते थे, ये इनके ATMs हैं, इनकी कैश काउज हैं और पता नहीं क्या क्या नाम इनको देते थे, और करप्शन का पैसा है, किसी को कब्जा माफिया कहते थे, किसी को शुगर बैरन कहते थे। तो सर ये अब वही मुस्लिम लीग नून इन्हीं लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है। वैसे तो मेरे लिए तो यही हैरानगी की बात है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर, हलकों के अंदर जो है वो IPP के साथ आप लोग सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो लाहौर जिसे आप लोगों का गढ़ कंसिडर किया जाता था, वो एक दूसरी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है। मेरे लिए तो यही हैरानगी की बात है। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान जो है वो वली अल्लाह हैं या वो दुनिया के नेक तरीन लोग हैं। मैंने बात ये की है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ा, नई पार्टियां बनाई, किंग्स पार्टी बनाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दोष इमरान खान का है। ये इमरान खान के आंखें। एक मिनट तारड़ साहब, जहांगीर तरीन साहब ने वो जो एक शुगर रिपोर्ट आई थी, अगर आपको याद हो, जो उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में आई थी, उस वक्त आपने बेतहाशा प्रोग्राम्स किए थे और आपने बताया था कि देखें जहांगीर तरीन ने हुकूमत से किस तरह फायदा उठाया है। आप अपने उन अल्फाज पे कायम हैं? मुझे ये बताइए कि वजीर आजम कौन था जिसने जहांगीर तरीन को फायदा देने के लिए शुगर की शॉर्टेज होते हुए एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी? किसने शुगर पॉलिसी? मैं आपकी बात से 100% एग्रीड हूं, लेकिन वो कहते हैं ना, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो यहां पे फायदा देने वाला आपको बुरा लग रहा है, फायदा लेने वाला आपको अच्छा क्यों लग रहा है? चीनी चोर कहते हैं। आई थिंक सर्कल था, क्योंकि इमरान खान साहब जहाज भी इनके इस्तेमाल करते थे, पैसे भी इनके खाते थे, जलसों की फंडिंग भी इनसे करवाते थे। अरबों रुपए इन दोनों लोगों ने इमरान खान पे खर्च किए, एंड आई एम श्योर वो इमरान खान पे खर्च होने थे। तो बात ये है, नहीं वो करप्शन थी तारड़ साहब, वो करप्शन थी जहांगीर तरीन की तरफ से कि नहीं? जी बिल्कुल थी, वो करप्शन थी। ओहो जी बिल्कुल गलत किया। तो वो अगर करप्शन हो रही, चले ये अच्छा किया आपने एक्सेप्ट किया। अगर वो करप्शन थी तो सर आज ऐसे करप्ट लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो बैठ के सियासी इत्तेहाद बना रही। नहीं देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जिसके साथ मिलके की, जिसके फायदे के लिए की, उसका नाम इमरान न्याजी है। जिसने सर इमरान खान न्याजी दुनिया का पैड़ा तरीन आदमी। सर मैंने आपकी बात मान ली, इसको सेव करके मैंने यहाँ पे रख लिया, बात खत्म। अब जरा वापस आए ना जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के ऊपर, उनके बारे में भी तो यही कलमात मुझे कह के देना, ताकि मैं कहूं कि हाँ यार आपने इंसाफ किया दोनों के साथ। जहांगीर तरीन पे जब FIA का केस बनाया गया शुगर का, ठीक, और उसकी पे पर्चे किए गए, वो अदालतों में गया, उसने क्या उस FIR में इमरान खान साहब नामजद थे? उसने तो फेस किया ना जहांगीर तरीन ने। जहांगीर तरीन अदालतों में गया, जहांगीर तरीन ने बेल भी कराई, जहांगीर तरीन ने जवाब भी जमा कराए, जहांगीर तरीन ने इंसाफ का भी सामना किया। अलीम खान जेल गया, अलीम खान को कोट लखपत ट्रांसफर किया गया नैब से, अलीम खान ने सजाए मौत की चक्की भी काटी। इन लोगों ने तो एहतसाब का सामना कर लिया। तो जो इमरान खान ये सारे काम कर रहा था, उसने क्या भुगता है इसमें? क्या शुगर इंक्वायरी कमीशन में इमरान खान का नाम है कहीं पे जिसने सारी ये स्कीम बनाई? वो नहीं है, वो होना चाहिए। मैं कहता हूं होना चाहिए, लेकिन सबका होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए ना। तारड़ साहब आज जाके ये बात जरा नवाज शरीफ साहब को समझाएं कि जनाब जिस पार्टी के साथ आप जाके इत्तेहाद करने लगे, सर इन्होंने फायदे उठाए हुए इमरान खान से। फिर इन्होंने एहतसाब का भी सामना किया ना। इन्होंने आपके ख्याल में उन्होंने एहतसाब का सामना कर लिया? ठीक है,
ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कशन को बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के हवाले से बात हो रही थी। नया जो एक सियासी इत्तेहाद बन रहा है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। तारड़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आपने उस पर मौक़िफ़ सुना। पंचोता साहब, ये जो भी सारे मामला हो रहे हैं, मैं वो एक तो वो फरमा रहे हैं कि इस मामले में इमरान खान साहब का नाम इसमें भी आना चाहिए, ये जो शुगर का मामला है इसके अंदर भी डलना चाहिए। साथ ही साथ आज एक केस के अंदर फर्द जुर्म भी आयद हो गई खान साहब के ऊपर। 9 मई के अंदर एक और हमला केस जो है उसमें भी जो है वो गिरफ्तारी अब डाल दी गई। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, खान साहब की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और आप लोग सिर्फ आर्टिकल्स लिख रहे हैं इकोनॉमिस्ट के, इससे मामला हल हो जाएंगे? देखिए बात यह है ना कि अगर मामला हल करना हो ना जी, तो फिर आप सरेंडर कर दें और कह दें कि मैं एब्सोल्युटली नॉट वाला भी मामला वापस ले लेता हूँ। अच्छा। मैं अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, ये जैसे सारे बाकी मिले हुए हैं डील करके बैठे हुए हैं, मैं भी डील करने के लिए तैयार हूँ और मुझे भी छोड़ दिया जाएगा। ठीक। लेकिन जब आप अपनी खुददारी अपनी गैरत के ऊपर डटे रहेंगे तो फिर आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें आएंगी। और खान साहब को बड़ा वाज़ेह पता है कि ये इन्होंने 12 नए मुकदमात में नामजद किया है ना। मैं अक्सर जब ये FIR हुई थी ना क्वेटा में, तो मैंने बताया कि वो इस तरह से आपके ऊपर FIR हुई तो हंसने लग पड़े। अच्छा, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि एक बंदा होता है ना कि बाहर पुलिस आ गई, आप फरमा रहे हो जी। लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी ने एक खबर दी है जावेद चौधरी साहब ने कि इमरान खान साहब कल अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत में रो पड़े। उन्होंने कहा वो रो। देखिए जावेद चौधरी साहब का मैंने वो देखा है क्लिप, पत्नी उनको किसने भेजी है खबर, किसने कहा है या क्यों खुद से उन्होंने कुछ बात इस तरह की तख्लीक की है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर वीडियोज़ कैमरे भी लगे हुए हैं, वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। बाकी तमाम वकला और हर बंदा वहाँ पर मौजूद होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो इस तरह से घबराए होते तो आज वो कॉलम को भी ना एक्सेप्ट कर रहे होते, आज वो ये ना कह रहे होते कि मैं जो है डट के खड़ा हूँ, वो बल्कि कह रहे होते कि मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो। कोई आपने ऐसी स्टेटमेंट देखी है कि उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ करो? जब इलेक्शन कमीशन गया तो इन अदालत की कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा मुझे कि आप इन्हें कहो कि ये 3 बातों के ऊपर हलफ दे दें। अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है, अगर इलेक्शन कमीशन ऊपर से डायरेक्शन नहीं लेता, अगर निगरान हुकूमत जो है वो न्यूट्रल है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, अगर वो नहीं है तो इस तरह की जब सूरत हाल हो तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो ये बता रहे हैं कि रोए होंगे और इस तरह का किया होगा? और वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लोगों को डांटा भी था और गुस्सा भी हुए थे। आर्टिकल 6 की भी बात हुई थी। नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो बात की गई है ना, इससे पहले भी जब JIT के सामने हम पेश हुए थे लाहौर में, तो JIT ने भी इसी तरह की एक मनगढ़ंत जो है वो रिपोर्ट सामने लाए थे। वो उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जनाब JIT के मेंबरान को धमकियां दी हैं। हम साथ मौजूद थे, गवाही देता हूं मैं, ना उस वक्त कोई धमकियां दी थी ना अब। देखें, अगर वो ये कहें कि आपने इलेक्शन जो हैं वो आपने 90 डेज़ के अंदर करवाने थे और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, बल्कि फैसले के अंदर लिखा था जिसमें जो है जहांगीरी साहब का नोट था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिन्होंने आइन को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात अगर की गई है तो क्या उसके ऊपर खान साहब कह रहे हैं कि मैं आपको मार दूंगा या निकाल दूंगा या कार्रवाई करूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मनगढ़ंत एक कहानी चलाई गई है। दूसरी ये चीज़ जो कि ये कह रहे हैं जनाब कि तोशाखाना केस जो है वो बनाया गया, वो जेन्युइन बनाया गया, उन्होंने जनाब ऐसे पैसे लिए और ऐसे जनाब वो बेचे। 95 लाख का इल्ज़ाम है कि 95 लाख के इन्होंने गिफ्ट लिए, जो 58 गिफ्ट थे, जो आज तोशाखाना केस जो नैब के अंदर चल रहा है। और वो जो थे वो इन्होंने 14 करोड़ के जो थे उनकी वो वैल्यू थी। अच्छा, ठीक है जी। अब बात ये है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं वो 1 घंटा अगर बैठ जाए ना यहाँ पर ये कहे कि मैं ये फंड्स इकट्ठे करना चाहता हूँ, अरबों रुपए लोग दे देते हैं, क्या वो 14 करोड़ के लिए वो इतना छोटा लालच करेगा? जिसके पीछे लोग वो कहता है कि मैंने बनाना है जी शौकत खानम, तो लोग लाइनें लगा दें कि जनाब हम बनाने के लिए तैयार। वैसे वो कहें कि मैंने थोड़ी सी ये दलील कमजोर है, इसलिए क्योंकि मैंने बड़े बड़े रईसजादों को ना बड़ी छोटी छोटी हरकतें करते हैं जिंदगी में देखा हुआ है। देखें, तो मैं ये नहीं कह रहा मैंने खान साहब ने, क्योंकि ये तो अदालत ने फैसला करना, मैं नहीं कर रहा। देखिए, उसका दलील बड़ी कमजोर है। उसका सबसे बड़ा सबूत आप ये ले लेना कि इमरान खान साहब ने अपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी फैक्ट्रियां, कौन से देखें पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ना अरबपति ये सियासतदान ठहरे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अरबपति हजारों रुपए के बिल नहीं पे करते सर। उनके देखें ना, उनकी मिलें भी हैं, उनकी फैक्ट्रियां भी हैं, उनके अपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन आज भी उन्होंने रसीदें नहीं दी और वो ये कहते हैं कि हम बरी हो चुके हैं।
नैब ने केस बनाया, नैब ने जाकर इनके हक में बयान दिया है, इनके साथ मिलकर बयान दिया है कि हमें जरूरत ही नहीं है इनकी गिरफ्तारी की, और ये समझते हैं कि हम बरी हुए। बताएं कैसे बरी हो गए। ठीक। और ये जो कहानी बनाई जा रही है ना कि इमरान खान के ऊपर ये सारे उसने काम किए, उसने जनाब इद्दत के दौरान निकाह किया, फलां किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कि उसका वोट बैंक गिरे, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मॉरली उसके ऊपर करने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से ये जो है ना इसका वर्कर जो है सपोर्टेड डाउन, लेकिन वो हो नहीं रहा। ये सियासत के अंदर हमने यही देखा है, जब बात दूसरे के ऊपर होती है ना तो हर चीज़ नीस्तो नाबूद कर दी जाती है। अब मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा जब तोड़ा गया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जस्टिफाई किया कि जी बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया, इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो मेरे कहते हैं देखें जी हमारे से ज्यादती होती है, एंड दिस इज़ वाइस वर्सा। आज वो देखें ना, आज तारड़ साहब जो हैं वो इद्दत में निकाह की भी बात कर रहे हैं, और भी मैं दीगर चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हर किस्म की इल्ज़ाम तराशी हो रही। तो सर ये फैसला किस तरह होगा कि इनमें से सही कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है? अवाम तो कंफ्यूज हो जाती है फिर। देखिए ऑब्वियसली अवाम ने अपना फैसला करना है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब किसी पे इल्ज़ाम लग रहा है, मिसाल के तौर पे ये इद्दत वालों ने जिक्र भी किया, ये एक मुनफरिद नौयत का केस है। हमने अपनी सियासी नौयत में नहीं देखा कि सियासत के अंदर इस नौयत का कोई केस आया हो। इसी केस की अगर आप एग्जाम्पल ले लें, इसमें जो भी गवाही देने जाता है वो मुँह छुपा के जाता है, मुँह छुपा के वापस आता है। अब मुबैना तौर पर गैर शरई काम जिसने किया है और उसके खिलाफ जो गवाही देने आ रहे हैं वो छुप के आ रहे हैं, मुंह छुपा के जा रहे हैं, शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, तो इससे ही आप अंदाजा लगा लेना कि फिर ये एक सियासत है, इसके अंदर एक ये सारी चीजें। बाकी ये है कि किसके दौर में क्या हुआ। पिछले दौरे हुकूमत के अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, उसको कहा जाता था कि जनाब हमें तो कहीं और से फाइल आती थी और हम ये कर देते थे और नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, पर उस वक्त आपकी जिम्मेदारी थी, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले थे, जब आप हुकूमत में थे, आपकी हुकूमत में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई, चाहे मरीम बीबी के साथ हो, तारड़ साहब के साथ हो, किसी और के साथ हो, अब आप अपने हाथ नहीं झाड़ सकते। इसी तरह आजकल काजी फैसल साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उससे भी हाथ झाड़ दिया, उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं था भाई, ये कोई और कर रहा था, हम नहीं कर रहे। पर उस वक्त कहते तो ज्यादा वजन होता ना। पर मसला ये है कि वो जो फरोख नसीम साहब उस वक्त जो काबीना में बैठ के कहते थे नहीं करें करें, आज वो कहां पे खड़े। ठीक है कि नहीं, ये भी सबको पता है ना। वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। पर एनीवे मेरे ख्याल में जिसके साथ भी ज्यादती होती है वो दुरुस्त नहीं है, और ये सारे सियासतदानों को खुद सोचने की जरूरत है। अगर आज इनके साथ वैसे आपने जो एंगल दिया ना, मैं इस पर तारड़ साहब से एक सवाल सर और भी मेरी तरफ से ऐड कर लीजिएगा कि BMW गाड़ी जो है वो क्या 5 लाख की आती है? अगर आती है तो मुझे भी एक लेकर दें। और जो कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती, तोशाखाना से ली नहीं जा सकती, वो किस कानून के तहत ली गई? और क्या 5 लाख में आती है तो मुझे भी चाहिए। नहीं, तो वो बयाना दिया हो तोशाखाना को। तारड़ साहब जवाब देंगे। तारड़ साहब आपने सुन लिया होगा सवाल। जिस BMW में आजकल बुशरा बीबी फिरती हैं, जो बुलेट प्रूफ BMW है, वो किसकी है? आप बता सकते हैं ऑन एयर अवाम को? आप गालियां देते हैं हुकूमत को ऑन एयर, मुझे बता। आप बताएं, आप BMW बुलेट प्रूफ गाड़ी में बुशरा बीबी घूमती है? बुशरा बीबी जिसमें बैठती है वो किसकी है? किसकी है सर? नहीं देखें, पहले उसका जवाब ले लें तो फिर मैं बताता हूं ना। पहले अपना जवाब तो दें। आप दोनों अपनी BMW का जवाब दें। अपनी BMW का जवाब दें। जी तारड़ साहब पहले आप जवाब दें। सर बात ये है, जो तोशाखाना से एक तो वो BMW नहीं थी, जो गाड़ी ली गई थी 5 लाख उसकी कीमत कतन अदा नहीं की गई, जो उसकी वैल्यू लगी थी उसके मुताबिक वो वैल्यू अदा की गई और वो इस्तेमाल में है। वो खड़ी भी इस्तेमाल भी नहीं की, वो ब्लैक मार्केट में नहीं बेची। एक मिनट, तारड़ साहब कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? ये मुझे गाड़ी का इल्म नहीं है। गाड़ी थी, वो ली गई, उसकी कीमत अदा की गई। ये 5 लाख वाली तो एक मजाक वाली बात है ना। अच्छा, तो 5 लाख कतर उसकी कीमत नहीं थी। मगर ये नहीं, आप बता दें तारड़ साहब, आपको ये पता है कि वो BMW नहीं थी, फिर आपको ये भी पता होगा कि कौन सी थी? वो गाड़ी थी जो किसी और मुल्क से तोहफे में आई थी, पुरानी सुजुकी वैगनार थी। सुजुकी वैगनार कोई सकती है जी, कौन सी? ऑल्टो हो सकती है ना, वैगनार आप कह रहे हैं ऑल्टो हो सकती है। अच्छा, ऑल्टो हो सकती है। नहीं सीरियसली वो तारड़ साहब ना करें ना, तारड़ साहब सर वो दे के वो मोटरसाइकिल ले लिए। नहीं ऐना कहना चिंची रिक्शा है ऐसी, मतलब ये इस तरह की बात है। अगर सीरियसली मेरे ख्याल में मर्सिडीज गाड़ी थी मेरे ख्याल में। कानून के मुताबिक कीमत थी, वो अदा की और वो खड़ी हुई है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि किसी चीज को अंडर वैल्यू करके उसे मुनाफा नहीं कमाया गया, उसको ब्लैक मार्केट में नहीं बेचा गया। अब ये फरमा दें कि पीरनी साहिबा आजकल किस BMW में जाती है? चले अब इनकी बारी। जी पंचोदा साहब जवाब दें।
देखें, अगर गाड़ी की बात की जाए ना कि वो किस नाम के ऊपर है, तो मैंने कुछ उसकी रजिस्ट्रेशन चेक नहीं की कि मेरे नाम पे है। बुशरा बीबी BMW में आती है, बिल्कुल उसके ऊपर आती है, कोई इनकार नहीं है। BMW सामने वो बुलेट प्रूफ BMW में आती है, बुलेट प्रूफ, बिल्कुल बिल्कुल। और वही खान साहब जिसमें आते थे वही वो गाड़ी है, BMW के अंदर ही खान साहब आते थे। और उन्होंने कोई ये नहीं कहा अगर वो रिकॉर्ड के ऊपर है क्योंकि खान साहब ने, एक मिनट तार साहब, खान साहब ने जो अभी डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं ना, उसके मुताबिक उनके पास 2 बकरियां हैं, गाड़ी नहीं है। देखिए मैंने आपको नहीं कहा, मेरे ख्याल में मैंने आपसे मिली हुई है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं, उनको पता होगा जी, ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलती है सरकार से। अता भाई और मैं क्योंकि मैं तो आपके प्रोग्राम में आता हूं, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड दूंगा, ये भी रिकॉर्ड लेकर आए। मैं तो इसलिए नहीं कहा कि खान साहब के नाम के ऊपर थी या बीबी के नाम के ऊपर है, मैंने उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चेक की, लेकिन ये खान साहब आप पूछ लीजिएगा और उसी गाड़ी के ऊपर बिल्कुल कल आपकी होगी, बिल्कुल जी भाई। ये डन हो गया सर, ये डन हो गया, ताड़ साहब डन हो गया, वो पीछे नहीं भाग रहे, वो कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, मैं ऐसी कोई बात। अच्छा एक काम करते हैं, मैं प्रोग्राम के आखिर में अगले हफ्ते तारड़ साहब आपके पास जो मर्सिडीज है, मतलब शरीफ फैमिली के पास, आप उसका जवाब देंगे, इनके पास जो BMW है वो आप उसका जवाब दे, ताड़े को जी CD70 तुसी ਉਹਦਾ जवाब। सर मैंने मर्सिडीज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपका नईम पंचोता साहब, आपका भी अताउल्लाह ताड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।